क्लिप में हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा, जिसमें हमने फैराडे के नियम को देखा, साथ ही लेंज के नियम को देखा, और यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार क्षेत्र की दिशा के लंबवत या किसी एंगल पर गति कर रहा होता है तो उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है उसके संबंध में हमने देखा। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसे हम स्वप्रेरण कहते हैं, और उसी में एक छोटा सा और टॉपिक है स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक। तो इसको समझने से पहले हमको ये समझना है कि फैराडे का नियम क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, और लेंज का नियम क्या है। तो इनको हम संक्षेप में बताते हुए चलते हैं कि यदि किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और यदि परिपथ कंप्लीट होता है तो उसमें धारा बहने लगती है, जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। और लेंज का नियम कहता है कि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं पैदा हुआ होता है। और तीसरा, हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को देखा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का जो समय दर होता है उसी को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर कहते हैं। तो फैराडे का नियम है E = d∅/dt, और इसी में लेंज के नियम को अगर जोड़ दें तो यहां पर चिन्ह लगा देते हैं माइनस का। यह ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है या फिर उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये पैदा हुआ होता है। तो इसमें फैराडे का नियम और लेंज का नियम दोनों लगा हुआ है। फैराडे का नियम E का मान फ्लक्स में परिवर्तन के समय दर के बराबर होता है, और लेंज का नियम ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये हम छोटी छोटी जानकारियां थी जिसको हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर एक कुंडली है जिसमें ये धारा प्रवाहित की जा रही है विद्युत स्रोत के माध्यम से। ये इसका प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, तो धारा प्लस से होकर के इस तरह से चलेगी, और इस धारा के कारण इस कुंडली के अक्ष के अनुदिश, कुंडली का अक्ष ये हो गया, और इसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये हम चुंबकीय बल रेखाओं को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा तो इसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय फ्लक्स रेखा या चुंबकीय बल रेखा हम खींच सकते हैं। और इस चुंबकीय क्षेत्र B का मान जो होता है वो होता है μ0/2 × Ni/r, जहां n इस कुंडली में चक्रों की संख्या है। तो ये हमारा B = हो जाता है μ0/2 × Ni/r। अब यहां से हम देखते हैं कि B is directly proportional to I होता है, यानी यदि I में परिवर्तन करेंगे तो B के मान में परिवर्तन होगा। अब यहां पर बारी आती है इसको देखने की कि यदि इस विद्युत स्रोत से ये कुंडली जुड़ी हुई है तो इस कुंडली में धारा इस दिशा में इस तरह से बह रही है, और इस धारा नियंत्रक के सहयोग से धारा के मान में वृद्धि अथवा कमी कर सकते हैं। तो जब इस धारा में परिवर्तन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि B के मान में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि B is directly proportional to I होता है। तो B के मान में वृद्धि होगा, और B के मान में जब वृद्धि होगा तो प्रत्येक कुंडली से संबद्ध
चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि फाई बराबर होता है बी इंटू ए। ये ए जो है एक कुंडली के तल का क्षेत्रफल है। तो आई में हमने परिवर्तन किया, आई चेंज किया, तो यहां से क्या चेंज हो गया, बी चेंज हो गया। और यदि बी चेंज हुआ तो फाई चेंज हो गया। और फैराडे बताते हैं कि यदि किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर फाई में चेंज हो रहा है तो यहां से ई क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ई क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। और आगे क्या बताते हैं कि ई के उत्पन्न होने के कारण चूंकि परिपथ कंप्लीट है तो परिपथ में धारा बहने लगती है, यानी यहीं से मिलेगा कि प्रेरित धारा आई क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होगी। आई क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। अब लेंज का नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल इस प्रकार होगा कि वह उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण ये पैदा हुआ होगा। तो ये इस प्रकार होगा कि धारा में परिवर्तन के कारण ये पैदा हुआ, तो धारा के परिवर्तन को क्या करेगा, समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये तो अभी चेंज की बात हो रही है कि आई अगर चेंज करेंगे तो आई की वजह से बी चेंज होगा, बी अगर चेंज कर रहे हैं तो बी की वजह से फाई चेंज होगा, और फाई अगर चेंज कर रहे हैं तो ई एम एफ विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा, और परिपथ कंप्लीट होने के कारण धारा क्या होगी, बहेगी, धारा बहेगी। और इस धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि इस धारा में परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो आइए हम देखते हैं, पहले धारा आई को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, फिर कुंडली में धारा नियंत्रक के सहयोग से धारा आई क्या किया, इंक्रीज कर लिया। आई के इंक्रीज होने से बी क्या हो गया, इंक्रीज होगा, क्योंकि आई और बी एक दूसरे के अनुपाती है। बी के इंक्रीज होने से फाई भी इंक्रीज होगा, यानी एक डी फाई का मान प्राप्त होगा, इंक्रीज होगा, इंप्लाइज है डी फाई प्राप्त होगा। और इस फाई के इंक्रीज होने के कारण, डी फाई के मिलने के कारण क्या होगा, ई प्राप्त होगा, और ई के प्राप्त होने से क्या होगा, धारा, प्रेरित धारा जिसको हम कहेंगे, प्रेरित धारा, और इसको हम एक अलग नाम से लिखेंगे आई डैश, प्रोड्यूस होगी, उत्पन्न होगी। और ये ई किसके कारण पैदा हुआ, धारा के इंक्रीज करने के कारण। तो ई की दिशा इस प्रकार से होगी, या ई का मान इस प्रकार से होगा कि आई डैश इस आई का क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी जो हमारे पास आई डैश मिलेगा वो इस आई के क्या होगा, विरुद्ध होगा, ये आई डैश होगा, आई डैश होगा। ठीक, ये हो गया हमारा, जब धारा को इंक्रीज कर रहे थे तो आई डैश इसके उल्टे चलने लगा, और इस धारा की दिशा इस तरह से हो गई कुंडली में। अगला आई को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगर हम आई को डिक्रीज करें
क्या बल कहता है? आई डिक्रीज बी डिक्रीज 5 डिक्रीज और यहां से d5 प्राप्त होगा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा I डैश उत्पन्न होगी। लेकिन इस बार ये E जो प्रोड्यूस होगा ऐसा होगा कि धारा I के मान में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, क्योंकि धारा के डिक्रीज होने के कारण ये E उत्पन्न हुआ है। तो धारा के डिक्रीज होने के कारण ये उत्पन्न हुआ है, तो इसकी दिशा इस प्रकार से होगी कि I डैश इस I के मान में वृद्धि करेगा। डिक्रीज होने से ये प्राप्त हुआ है तो इंक्रीज कर देगा, यानी इंक्रीज करने का मतलब हो गया कि I डैश I की दिशा में हो जाएगा। ये I दिशा में है, इसी दिशा में I डैश हो जाएगा, ये I डैश की दिशा होगी। ये इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्योंकि इसी कुंडली में धारा प्रवाह में परिवर्तन के कारण इसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा और इसी कुंडली में प्रेरित धारा बह रही है। इसीलिए इस प्रक्रिया को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। तो स्वप्रेरण की परिभाषा अगर लिखने को आ जाए तो हम लिखेंगे कि यदि कुंडली में प्रवाहित धारा, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उस धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा और जिसके कारण कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक अलग से प्रेरित धारा बहेगी जिसकी दिशा इस प्रकार होगी कि वह धारा में परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध करेगी। इस घटना को क्या कहेंगे? स्वप्रेरण कहेंगे। तो इसको परिभाषा के रूप में लिखेगा कि यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो इस धारा के कारण कुंडली के अक्ष के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तथा कुंडली में
प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं धारा कुंडली के मूल धारा में परिवर्तन का विरोध करेगा। विरोध करे। ये हमारा स्वप्रेरण हो गया। अब यहां हमने देखा कि धारा को इंक्रीज किया, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि इस धारा का विरोध करेगी और इस धारा का विरोध करने के लिए प्रेरित धारा की दिशा इस मूल धारा क्या होगी, अपोजिट होगी। दूसरे में हमने देखा धारा में कमी के कारण चुंबकीय क्षेत्र में कमी हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में कमी हुई, फ्लक्स में कमी के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। प्रेरित विद्युत वाहक बल इस धारा में परिवर्तन का विरोध करेगा, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो प्रेरित धारा होगी इस धारा में कमी का विरोध करेगी, यानी धारा क्या करेगी, बढ़ाएगी। और धारा को बढ़ाने के लिए इसी मूल धारा की दिशा में ही प्रेरित धारा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज करने पर मूल धारा की दिशा में, यहाँ पर क्या हो गया, मूल धारा की दिशा में प्रेरित धारा, और यहां पर मूल धारा के विपरीत प्रेरित धारा। यानी स्वाभाविक सी बात है, यहां धारा इंक्रीज करेगी तो प्रेरित धारा जो होगी उसका विरोध करके उसकी विपरीत दिशा में हो जाएगी, और यहां पर धारा डिक्रीज कर रही है तो प्रेरित धारा इसके डिक्रीजिंग को कम करेगी, बढ़ाएगी, इसको बढ़ाने का प्रयास करेगी, तो जी दिशा मूल धारा उसी के दिशा में प्रेरित धारा हो जाएगी। ये हो गया। अब आगे कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि बी अनुक्रमानुपाती आई होता है तो फाई अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा बी होगा, और जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा फाई होगा। तो यदि किसी एक लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो और इसमें लूपों की संख्या n हो, लूपों की संख्या n हो, क्या लिखेंगे, यदि किसी एक लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो n लूपों वाली कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू फाई। और फाई चूंकि आई के अनुक्रमानुपाती है तो n फाई भी आई के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। क्या लिख देंगे, n फाई अनुक्रमानुपाती आई। तो क्या हो जाएगा यहां से, सिंस फाई अनुक्रमानुपाती आई
implies that n phi is also अनुक्रमणिक I implies that n phi बराबर l into I। L एक कांस्टेंट, L क्या है? एक नियतांक है, नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, ये तो ये हो गया। अब यहीं से यदि I का मान 1 कर दिया गया, क्या लिखिए कि यदि मूल धारा एकांक हो जाए तो n phi इक्वल टू क्या हो जाएगा? L। I का मान 1 रख दिया तो n phi इक्वल टू L हो गया। तो अब L की परिभाषा क्या हो गई कि यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित किया जाए तो, यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित किया जाए तो कुंडली से संबद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स का मान कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहलाता है। तो क्या हो जाएगा कि यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित किया जाए तो कुंडली से संबद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स की संख्या कुंडली के स्वप्रेरकत्व के बराबर। क्या लिखेंगे? यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित किया जाए तो कुंडली से संबद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स की संख्या कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहलाता है। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। एक तो ये परिभाषा हो गई स्वप्रेरकत्व की कि यदि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान एकांक कर दिया जाए तो कुंडली से संबद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स का मान कुंडली का स्वप्रेरकत्व या कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। एक तो यहां से हो गया। और दूसरा भी हम लिखते हैं। हम ये जान चुके हैं कि n phi इक्वल टू L इंटू I, ये लिखते हैं। दोनों तरफ थोड़ा डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ddt ऑफ n phi ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर बराबर ddt ऑफ Li। n और L दोनों कांस्टेंट है तो दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? या ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो गया कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन का समय दर। क्या हो गया? कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन का समय दर dt ऑफ n phi इक्वल टू
इक्वल टू डी, एल बाहर निकाल लेते हैं, एल डी आई अपॉन डी। ये कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन का समय दर बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। और ये जो होता है कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन का समय दर, इसी को क्या कहते हैं, फैराडे प्रेरित विद्युत वाहक बल। फैराडे का नियम क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समय दर के बराबर होता है। तो कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन का समय दर जो होगा वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहीं पे इसको आप लिख देंगे E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। थोड़ा सा हम यहां पर माइनस चिन्ह इसलिए लगा देंगे कि ये E धारा में परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो धारा में परिवर्तन डी आई है, तो डी आई का E क्या करेगा, विरोध करेगा। इसका मतलब यहां माइनस चिन्ह लगा देगा। और संख्यात्मक मान ले तो संख्यात्मक मान क्या हो जाता है, E बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, और ये धारा में परिवर्तन का समय दर। तो यहां से L इक्वल टू क्या हो जाता है, E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। इफ यदि डी आई अपॉन डी टी का मान 1 हो जाए, यानी परिपथ में धारा में परिवर्तन का समय दर 1 हो जाए, तो क्या धारा परिवर्तन का दर क्या हो जाए, एकांक। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। L इक्वल टू E हो जाएगा। तो यहां से स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की परिभाषा बन के आएगी कि यदि कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन का दर एकांक हो तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल संख्यात्मक रूप से कुंडली के स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है या कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। तो यहां से हम लिखेंगे कि यदि कुंडली में प्रवाहित धारा दर धारा परिवर्तन दर एकांक हो तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल संख्यात्मक रूप से कुंडली के स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। ये स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा हो गई। अब आगे हमारा स्वप्रेरकत्व का मात्रक एवं विमेय सूत्र। स्वप्रेरकत्व का मात्रक एवं विमेय सूत्र क्या हो गया, स्वप्रेरकत्व
सूत्र। तो मात्रक तो हम मात्रक में क्या क्या होता है, नंबर 1 हेनरी, नंबर 2 मिली हेनरी छोटा मात्रक, नंबर 3 माइक्रो हेनरी सबसे छोटा मात्रक माइक्रो हेनरी। जैसा कि आप जानते हैं मिली के लग जाए 10⁻³ और माइक्रो के लग जाए 10⁻⁶, तो क्या हो जाता है, एक मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी और एक माइक्रो हेनरी बराबर 10⁻⁶ हेनरी। ये हो गया, ये तो मात्रक हो गया। अब मूल मात्रक के रूप में मात्रक क्या हो जाएगा, मूल मात्रक के रूप में मात्रक क्या होगा, हम जानते हैं सिंस L इक्वल टू E DI अपॉन dt, तो L इक्वल टू L का मात्रक क्या हो जाएगा, L का मात्रक स्वप्रेरकत्व का मात्रक बराबर E का मात्रक जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम बटा DI अपॉन dt एम्पियर बटा सेकेंड। थोड़ा सा इसको हम उलट देते हैं, तो लिखेंगे जूल बटा कूलम इंटू सेकेंड बटा एम्पियर। ये हो गया। अब क्या बचा, जूल को किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू ये बटे कूलम कर देते हैं, कूलम को क्या लिख देते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, फिर एम्पियर, एम्पियर को एम्पियर इंटू सेकेंड लिखा, फिर एम्पियर बटे गुणे यहां से सेकेंड, एक सेकेंड कटा यहां से। अब क्या बच गया है आपके पास, किग्रा मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर और एम्पियर स्क्वायर। और ये हो जाता है आपका मूल मात्रक के रूप में मात्रक, किसका, L का, L का मूल मात्रक के रूप में मात्रक। और विमी सूत्र की बात करें तो विमी सूत्र बराबर m L स्क्वायर t -2 a -2, ये हमारा विमी सूत्र हो गया। तो ये विमी सूत्र हो गया और ये हमारा मूल मात्रक के रूप में मात्रक हो गया। और ये हमारा मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, हेनरी, ये सब स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक के मात्रक हो गए। तो ये हमारा स्वप्रेरण रहा और कुंडली का स्वप्रेरकत्व रहा एवं स्वप्रेरण गुणांक रहा। तो उम्मीद करते हैं कि तथ्य समझ में आए होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।